जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं लेक्चर नंबर 22। आज के लेक्चर में सस्टेनेबिलिटी के टॉपिक में हम जो प्रो स्टडी करने जा रहे हैं वो है 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इससे पहले हमने अप्रोचेस स्टडी की थी दो स्टेक होल्डर्स के हवाले से कि सस्टेनेबिलिटी में हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, हमने कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है और इंगेज करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आपको दिया गया था। होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है? हाथ उठाइए। आधे स्टूडेंट्स ने किया, बाकी आप लोगों ने नहीं की। ओके, अच्छा मुझे याद आया, कल हमारी क्लास नहीं हुई थी तो एक लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया गया था, वो प्रीवियस सेशन का लेक्चर था। ठीक है, क्या आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया? वो हमारा सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड नहीं था वो। हाँ जी, ये तो कुछ समझ आया उसमें से? ठीक है, तो एहतियातन हम एक क्वेश्चन उसका मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, बड़ा क्वेश्चन, ताकि उस बहाने हमारी रिवीजन भी हो जाए, कंसेप्ट भी रिफ़्रेश हो जाए। वो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपका दिन ज़ाया ना हो। ठीक है, तो उसका हम क्वेश्चन जो है वो क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 3 पिलर। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कल, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, कल लास्ट होगा, तो उसके बाद हम इनकी केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करेंगे इकट्ठी, इन जो हमने टॉपिक स्टडी किए। वैसे इसमें जो क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? केस स्टार्ट करें जी आज का कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है, ज़रा पहले बेसिक समझनी, आपने थीम समझना, उसके बाद कंसेप्ट समझ आएगा। सस्टेनेबिलिटी जब हमने स्टार्ट किया, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, तो हमने एक कंसेप्ट ये स्टडी किया था कि सस्टेनेबिलिटी के 3 एलिमेंट्स हैं। यानी अगर आप सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो लॉन्ग टर्म में चले, आपके जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो बिजनेसेस के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो सिर्फ करंट जनरेशन की नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी पूरा करें। हमने कंसेप्ट एक स्टडी किया था कि सस्टेनेबिलिटी में 3 एलिमेंट या कंपोनेंट्स हैं, 3 पीस कह लें, जैसे से पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिट। ऐसा ही है। आज के लेक्चर का आगाज यहीं से होगा और आज का लेक्चर इन्हीं 3 एलिमेंट्स के गिर्द घूमेगा। ठीक है, इनको बोलते हैं पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी कौन से हैं? यानी अगर आपने सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है तो किन 3 पिलर्स पे काम करना है, किन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी। क्या अगर हम ये चाहते हैं, ये जो जमीन है, अर्थ है, इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो आगे सदियों तक चलें, खत्म ना हो, और ये लोगों की वेलफेयर के लिए भी इस्तेमाल हो, ये ना एक दो लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए भी इस्तेमाल हो और बिजनेस एक्टिविटीज भी ग्रो करें। क्या ये ऑब्जेक्टिव इकट्ठे पूरे किए जा सकते हैं? बिजनेस भी ग्रो हो, मकसद समझिएगा, बिजनेस भी ग्रो हो, कम्युनिटी का, लोगों का भला भी हो, और दुनिया में जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज, ये भी खत्म ना हो। क्या ये तीनों ऑब्जेक्टिव इकट्ठे पूरे किए जा सकते हैं? सवाल ये है। बज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अगर बिजनेस ने ग्रो करना है तो वो रिसोर्सेज यूज करेगा, और बिजनेस ग्रो करने के लिए ये भी जरूरी है कि एक्सपेंसेस कम हो, तो जो पीपल वाला एलिमेंट है वो कंप्लाई करना मुश्किल है, प्लेनेट वाला भी मुश्किल है। एक ऑब्जेक्टिव को अगर आप इंश्योर कर, जैसे अब अगर पीपल के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर आपका प्रॉफिट, सैलरी बढ़ाते हैं, कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए सोशल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो बज़ाहिर लगता है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम पूरे करना मुश्किल है। यही गलतफहमी उसने इस टॉपिक में दूर की है कि सस्टेनेबिलिटी का मकसद है तीनों ऑब्जेक्टिव्स साइमल्टेनियसली पूरे हो रहे हों। इसे कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। यानी अगर ये सस्टेनेबिलिटी को हमने इंश्योर करना है, सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है, सबसे अहम कंसेप्ट ये है। इसके बाद वाली चीजें जो है ना वो याद करने वाली है। समझने वाला कंसेप्ट ये है जो 5 मिनट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों को इंश्योर करना पड़ेगा। इसके 3 पिलर्स हैं। एक पिलर को भी हटा दें, सस्टेनेबिलिटी धड़ाम से गिर जाएगी, इंश्योर नहीं हो सकेगी।
वो 3 पिलर्स क्या हैं? वो 3 पिलर्स हैं जैसे पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट। ठीक है, पीपल को उसने सोशल एलिमेंट का नाम भी दिया है हमारी बुक में, प्लेनेट को उसने एनवायरमेंटल फैक्टर का नाम भी दिया है, और प्रॉफिट को इकोनॉमिक। देखिए यही टर्म उसने यूज किया है, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल। एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल। क्लियर? तो कह रहा है तीनों इंश्योर होंगे तो फिर सस्टेनेबिलिटी होगी। अब आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा है कि फर्ज कीजिए इसमें से किसी एक को निकालते हैं। इमेजिन कीजिए हमने सोशल और एनवायरमेंटल इन दोनों को इंश्योर किया, यानी हमने ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो की, बिजनेस को इस तरीके से हमने डिजाइन किया एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट हो, ठीक है, यानी पोल्यूशन ना हो, सोलर पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, या अगर कोल एनर्जी, ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो हमने फिल्टर लगा दिए ताकि हवा में पोल्यूशन ज्यादा ना फैले। ठीक है, सोशल, लोगों का ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज का ध्यान रखना शुरू किया हमने स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट कर दिया एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए ताकि वो तालीम हासिल करें, हॉस्पिटल सेटअप कर दिया। सोशल है, एनवायरमेंटल है, इकोनॉमिक ना हो, इस एलिमेंट को निकाल दें। क्या ये मॉडल लॉन्ग टर्म चल सकेगा? ये मॉडल तब तक चल सकेगा जब तक आपके पास पैसे हैं, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा पैसे आपके कम होते जाएंगे, आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे। इसको उसने नाम दिया इस सिचुएशन को कि अगर आप एनवायरमेंटल फैक्टर को भी इंश्योर कर रहे हैं, आप सोशल फैक्टर को भी इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर को गायब कर दिया, ये बेयरेबल है, यानी मिनिमम सिचुएशन है। ये लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म है। जब तक पैसे हैं ये सिचुएशन चलती रहेगी, जैसे ही पैसे खत्म हुए, ऐसे मॉडल पे जो एनजीओज वगैरह हैं जिनको या तो लोग डोनेशन देते हैं या गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ग्रांट का, वो तो चल सकते हैं, ज्यादातर बिजनेस नहीं चल सकते। एग्री करते हैं? चलिए, इसका मतलब ये मॉडल हमारा नाकाम हो गया। ऐसा साबित हो गया अगर ये पिलर निकाल दें तो सस्टेनेबिलिटी नहीं चल सकेगी, मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेगा। एग्रीड? ओके। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे, एम्प्लॉयज की सैलरी कम, फैसिलिटीज कम, ज्यादा काम करवाएंगे। अच्छा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी हमारा जो फैक्ट्री है वो सोलर सिस्टम पे है, हम जो हमारा वेस्टेज है उसको मिनिमम किया है, कोशिश करते हैं रिसोर्सेज वो यूज करें जो रिन्यूएबल हो, वेस्टेज को बिल्कुल कहीं दरिया में नहीं फेंकते, हम गड्ढा खोद के उसमें नहीं दबाते, बल्कि उसको रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं, रीयूज और रिसाइकिल करने की, रिड्यूस करने की, जो रिसोर्सेज है उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, रीयूज करने की कोशिश करते हैं। रीयूज करने का, जैसे शॉपिंग बैग का पहला रिड्यूस का मतलब क्या है? शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कम से कम कर दो, यह है रिड्यूस। रिसाइकिल का मतलब क्या है? भाई एक दफा शॉपिंग बैग खरीदा, अब जब तक वो आपके पास मौजूद है उसको दोबारा इस्तेमाल करें, अगले दिन शॉपिंग करने के लिए जाना उसी को लेके जाए, तीसरे दिन शॉपिंग करने के लिए लेके जाना फिर उसी को लेके जाए, ये क्या है? रीयूज। रिसाइकिल क्या है? जब वो बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा फिर भी उसको फेंकना नहीं है, बल्कि उसमें से जो यूजेबल एलिमेंट्स है उसको अलग कर दें और उनको फिर रिफ्रेश करके न्यू प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल करें। मोबाइल खराब होता है तो क्या उसमें सारी चीजें इकट्ठी खराब हो जाती है? पैनल खराब होता है ना, वो कहते हैं बदल दे। क्या पैनल के अलावा बाकी चीजें, बैटरी वगैरह दूसरी चीजें वो यूजेबल नहीं है, रिसाइकिल हो सकती है, तो उसको करें। हम इस मॉडल को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा है, लेकिन हम अपने एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहे, उनकी वेजेस कम है, वर्किंग कंडीशन मिनिमम है, ठीक है, उनके लिए गर्मियों में कोई हवा का, साए का इंतजाम नहीं है। बताइए क्या ये मॉडल चल सकेगा? इस मॉडल में क्या चीज है भला? एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है, ये पिलर पूरे हो रहे हैं, तीसरा पिलर सोशल पूरा नहीं हो रहा, चल पाएगा?
नहीं चल पाए। क्या होगा, अनकरीब एम्प्लॉयज हड़ताल करना शुरू कर देंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन करेंगे, छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, डिमांड करेंगे हायर वेजेस, मोर फैसिलिटीज। ये मॉडल भी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा। यही उसने हमें दूसरा केस बताया कि अगर फर्ज कीजिए इकोनॉमिक है आपके पास, इन्वायरमेंटल है, ये वायबल तो है, चलेगा तो सही किसी हद तक, वेरिएबल से ऊपर वायबल तो है, लेकिन जब तक एम्प्लॉयज बर्दाश्त करते हैं तब तक चलेगा। जब उन्होंने हड़ताल करना शुरू कर दिए, एहतजाज करना शुरू कर दिए, ये मॉडल भी फ्लॉप। एग्री करते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इकोनॉमिक पिलर को उड़ा दें, वो भी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, सोशल पिलर को उड़ा दें, ये भी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अब जरा एनवायरनमेंट वाले पिलर को उड़ा के देखते हैं, तीसरा यही है ना, क्या ये सस्टेनेबल होगा मॉडल? ऐसा बिजनेस मॉडल जिसमें सोशल एम्प्लॉयज की केयर की जाए, प्रॉफिट भी खूब कमाया जाए, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट की केयर ना की जाए, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, हमें एनवायरनमेंट की कोई फिक्र नहीं है। हमने कहा भाई जो सस्ता फ्यूल होगा उसको यूज करेंगे, चाहे वो कोयले से हो, गैस से हो, पेट्रोल से हो, कहीं से भी हो, कोई भी फॉसिल फ्यूल हो उसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है। सोलर एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी। हमारा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, हम कहते हैं नहीं भैया इस साल का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मुझे बोनस मिलना है। तो बताइए, एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, इकोनॉमिक है, सोशल है, क्या मॉडल चल पाएगा? इसको उसने नाम दिया है कि ये जो मॉडल होगा ये फेयर है। फेयर का मतलब क्या है? इसमें आपको भी फायदा हो रहा है, सोसाइटी वर्कर्स को भी फायदा हो रहा है। तो हमने वो पढ़ा था, जिस चीज में सबको फायदा हो कि एक स्टेक होल्डर के सबको, वो क्या है, टकर 5 क्वेश्चन मार्क है, इज इट फेयर? फेयर तो है, लेकिन ये भी सस्टेनेबल क्या? जब तक अर्थ के रिसोर्सेज है उसमें आप कोयला निकालते रहे, माइनिंग करते रहे, कोयला निकालते रहे, आप गैसेस निकालते रहे, पेट्रोल निकालते रहे, जब तक है तब तक चलेगा। भाई कोई एक टाइम आएगा जब ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे? और फिर जब पोल्यूशन में इजाफा होता है तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या? ऐसी गैसेस जो हमारे ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है, और हीट को वापस नहीं जाने देती। जैसे ये अगर हमारी फर्ज कीजिए अर्थ है तो ये उसके गिर्द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करे। ये क्या करते हैं? ये यहाँ पे सूरज है, सूरज फर्ज, इसकी शुआएं जब आती हैं डायरेक्ट अगर आएंगी यहाँ पे तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा वो तो जल जाएंगे, रह नहीं सकेंगे हम। ओजोन लेयर जो है वो फिर इसको फिल्टर कर देती है, कुछ जो रेज होती हैं वो उनका इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है, कुछ खत्म हो जाती है। लेकिन जब यहाँ अर्थ में रहते हुए हम कुछ ऐसी गैसेस इमिट करेंगे जो इस लेयर से बाहर नहीं जा सकेंगी, इस लेयर से बाहर, तो उसका दो इम्पैक्ट होंगे। एक इम्पैक्ट तो ये होगा कि जो रेज अर्थ के लिए जरूरी है वो नहीं पहुंच सकेगी, ये ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। ये दो तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एक ये जो रेज अर्थ के लिए जरूरी है वो यहां तक नहीं पहुंच सकेगी, ये एक्स्ट्रा लेयर आ गई ना दरमियान में। और दूसरा, अर्थ में जो पोल्यूशन वगैरह है वो बाहर नहीं जा सकेगी, वो यहां पे फंसी रहेगी पोल्यूशन। अब यहां पे होगी तो फिर इसका मतलब क्या है? हीट बढ़ती रहेगी इंटरनल, ये अर्थ जो है फिर रहने के काबिल नहीं होगी। तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनका नेगेटिव है। ये जो हम ट्रेडिशनल फ्यूल यूज करते हैं इससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन में भी अगर इस पिलर को निकाल दें तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी जो ये मॉडल भी सस्टेनेबल, फेयर तो है, सस्टेनेबल, एग्री करते हैं, ठीक है। इसमें शायद हम कुछ साल निकाल जाएं, 500 साल निकाल जाए, 1000 साल निकाल जाए, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अर्थ का, अर्थ रहने के काबिल नहीं बचे। एग्रीड? तो यही आपको सिखाना चाह रहा है कि आपने कोई भी जो बिजनेस स्टार्ट करना है ऐसा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करना है जिससे तीनों पिलर्स पूरे हो रहे हों। एग्रीड? कि सिर्फ इकोनॉमिक पिलर पूरा नहीं। यहां तक बात समझ आई? अब बात को आगे लेके चलते हैं। हम इसमें सीखेंगे, वह कंसेप्ट आपको बताता है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का कंसेप्ट क्या है? फुटप्रिंट का कंसेप्ट ये है
कि आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। सोशल पे भी इम्पैक्ट होगा, एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट होगा और इकोनॉमिक पे भी इम्पैक्ट होगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कहते हैं कि समंदर के करीब साहिल पे चलते हैं जब आप, तो जहां जहां चलते जाए वहां वहां आपके कदमों के निशान रहते हैं, तो बन जाते हैं ना, पता चलता भी यहाँ से कोई गुजरा है। उसी तरह कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे, उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे भी होगा, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, उसका इम्पैक्ट सोशल भी होगा। हम शायद सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को कंसीडर कर रहे होंगे, लेकिन इम्पैक्ट उसका इन तीनों, इसको कहते हैं फुटप्रिंट। उसका जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होगा इसे कहते हैं इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, सोशल पे इम्पैक्ट होगा सोशल फुटप्रिंट, इकोनॉमिक में इफेक्ट होगा इकोनॉमिक फुटप्रिंट। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है, क्या उन सब का इम्पैक्ट क्या इन तीन फैक्टर्स पे होगा या नहीं होगा? अच्छा, अब देखिए, अब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ने किस तरीके से स्ट्रक्चर किया वो तरीकाकार समझ लें। ये समझ लिया तो जैसे मैंने बताया कंसेप्ट समझ आ गया, उसके बाद आपका बाकी सारा रीडिंग वाला और राइटिंग वाला कंसेप्ट है। समझा ये रहा है, आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करें, उस ट्रांजैक्शन करें कोई भी, उसका इम्पैक्ट इन तीनों पिलर्स पे होगा। हमने अभी तक ये समझा है सस्टेनेबिलिटी के लिए तीनों पिलर जरूरी हैं। अगला कंसेप्ट ये कि इन तीनों पिलर्स पे हमारी ट्रांजैक्शन का, बिजनेस का इफेक्ट होगा, हमें कंसीडर करना चाहिए। अब वो हमें पता क्या बता रहा है, हर पिलर के अंदर दो चीजें बता रहा है, हर पिलर के अंदर दो चीजें बता रहा है। एक वो बताएगा सोशल फुटप्रिंट्स क्या है। सोशल फुटप्रिंट का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस एक्टिविटीज का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। फुटप्रिंट बताएगा, या इसे आसान अल्फाज में कह ले इम्पैक्ट, इम्पैक्ट बताएगा या फुटप्रिंट। और फिर बताएगा, ये मुझे बताइए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव बताएगा बिजनेस एक्टिविटीज का, क्योंकि हमने नेगेटिव को फोकस करके रिड्यूस करना है ना, पॉजिटिव को थोड़ा रिड्यूस करना है। फुटप्रिंट, और फिर क्या बताएगा? सॉल्यूशन, काउंटर मेजर, सजेशंस, क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद लेक्चर आगे चलेगा, फिर क्या बताएगा? आपकी बिजनेस एक्टिविटी का एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट है, यानी एनवायरमेंटल फुटप्रिंट बताएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आपके बिजनेस एक्टिविटी एनवायरनमेंट पे, नेगेटिव। और फिर क्या बताएगा? सॉल्यूशंस, कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, और यहां पे भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन, क्योंकि तीनों चीजों को इंश्योर करना है, सिर्फ सोशल नहीं, सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, बल्कि इकोनॉमिक भी। एग्री करते हैं इस बात से? स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको किस तरीके से? बस कंसेप्ट ये था, ठीक है, जिसमें हमने सीखा सस्टेनेबिलिटी के कितने पिलर्स हैं, 3 पिलर्स। और किसी भी एक पिलर को निकाल दे तो क्या मॉडल, वो बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल रहेगा? नहीं, ये हमने एग्जांपल से सीख लिया। चलिए आइए, ये जो एंड में बात उसने की ये स्टार्ट वाली थी, आइए अब जरा इसको स्टडी करते हैं हम। बाकी अब थोड़ा रीडिंग वाला है, लेकिन मेन कंसेप्ट आपके जहन में रहे। सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, हम तरतीब से चलेंगे। पहले हम सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि हमारे बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, फिर उसके बाद सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 2-3 दफा रीड कर लिया तो आपने कोशिश करनी है प्रॉब्लम्स को याद कर लें, सोल्यूशन को 2-3 दफा रीड करके ना आपने खुद से प्रेजेंट करने की आदत डालनी है, क्योंकि जितना कम याद करें उतना बेहतर है। 12 सोल्यूशन को भी मेमोराइज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट का मतलब क्या है? हमारे बिजनेस मॉडल की वजह से एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट हो, बिजनेसेस का एनवायरनमेंट पे क्या कोई इंपैक्ट होता है? नेगेटिव इंपैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, ओके। क्या पोल्यूशन बढ़ेगी? क्या पोल्यूशन बढ़ती है? अच्छा जरा मुझे बताइए कैसे बढ़ती है पोल्यूशन? फैक्ट्री से धुआं निकलता है, शाबाश। केमिकल दरियाओं में फेंक देते हैं, बेहतरीन। और एक आदि और एग्जांपल दे दे, कैसे पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन, साउंड एक्टिविटीज जितनी भी होगी, कमर्शियल एक्टिविटीज, साउंड, डिफॉरेस्टेशन, शाबाश, बिल्कुल, वो दरख्त जो है वो काट देते हैं।
क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि अब ये पोल्यूशन का समझिए अगला इंपैक्ट है। पोल्यूशन होने से क्या अब आपके जो इकोसिस्टम है उसमें हीट बैलेंस रहेगी? नहीं, कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पे ओजोन लेयर जो है वो वीक है, वहां पे टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। आप देखते हैं पहले अगर कभी इतने ज्यादा सैलाब नहीं आते, तब सैलाब आ रहे हैं। यूके में आपने पिछले दिनों देखा होगा, उधर तो गर्मी होती नहीं थी, उनका माहौल जो है वो ठंडा होता था, लेकिन अब वो भी चेंज हो रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, कि पोल्यूशन की वजह से अब वो जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं, उनकी वजह से अब टेम्परेचर जो है वो अनकंट्रोलेबल हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, इजाफा हो रहा है। यह है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जैसे कोई सहरा है, वहां पे पहले बारिशें, अब बारिशें होना शुरू हो गई, और जो जिन इलाकों में बारिशें होती थी वहां पे अब गर्मी ज्यादा है। ये क्लाइमेट चेंज, ये किस वजह से है? ये आपने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया इस वजह से। नेक्स्ट, जंगल काटेंगे तो सैलाब जो है वो उसको रोक नहीं सकेंगे। याद है क्या ये जो जंगल होते हैं, हमारे फॉरेस्ट होते हैं, दरख्त हैं, क्या ये सैलाब से रोकते हैं? बिल्कुल। पानी का बहाव जो होता है ना उसको कम कर देते हैं। तो जिस प्रेशर से पानी आ रहा होता है, वो दरख्त होते हैं वो उसको एक तरह से फोर्स के तौर पे काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, और क्या? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि इंसान, जानवरों की नस्लें, मतलब इस अर्थ पे जितनी तरह के जानदार हैं वो सब, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होना अच्छी बात है कि कुछ अगर जानदार उनका नामो निशान मिट जाए, जैसे डायनासोर थे, तो बाकी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? नहीं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जो स्पीशीज हैं, जो एनिमल स्पीशीज, वो कम हो रही है, खत्म हो रही है। आपने अक्सर देखा होगा मछली की नायाब नस्ल, तो जब कोई ऐसी नस्ल कम खत्म होने के करीब होती है, गवर्नमेंट क्या करती है? उसके ऊपर बैन लगा। जैसे वो इंडिया का वो फेमस केस आपने सुना होगा, काला हिरन केस, ठीक है, वो जो इंडिया के एक एक्टर के ऊपर वो केस चल रहा है साल से, वो क्या यही है, क्योंकि वो नायाब नस्ल थी, उन्हें गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई कि इसका शिकार नहीं कर सकते। वो एक्टर्स थे, उन्होंने शिकार किया, अब तक भुगत रहे हैं। तो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी क्या एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या मतलब? नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ना हम अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल कर लें, कल को कोई ऐसी चीज हमें पता चले जिससे लगे कि पेट्रोल का इससे कहीं ज्यादा बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। ऐसा हो सकता है भाई, एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं ना, तो हम कैसे फिर डिसाइड करते हैं करंट यूजेस में से कौन सा बेहतर है? मे भी आने वाले वक्त में आपको पता चले कि जी इस यूज से भी कोई बेहतर यूज पॉसिबल था, लेकिन अब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए वो कहते हैं कोशिश ये करनी चाहिए कि मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज या जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उनको यूज ना करें, या मिनिमम यूज करें। मिनिमम यूज करें, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, कहीं आने वाले वक्त में आप पछताएं ना। यह ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, क्या ये एक प्रॉब्लम होती है? बिजनेस एक्टिविटी की वजह से, बिजनेस मॉडल यूज करने के डिफरेंट नेचुरल रिसोर्स यूज हो रहे हैं। एक्सेसिव वेस्ट एंड अनसस्टेनेबल कंजम्पशन, ठीक है, आप वेस्ट ज्यादा करते हैं। अनसस्टेनेबल का मतलब है कंजम्पशन इतनी ज्यादा करना कि फ्यूचर में आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे कोई इंडिविजुअल है, वो अपनी सैलरी से ज्यादा खर्च करता है, तो हम क्या कहेंगे? अनसस्टेनेबल कंजम्पशन है। भाई 2-4 महीने तो ऐसे कर लोगे, फिर बाद में क्या करोगे? उधार लेके गुजारा करना पड़ेगा। तो अगर आप कंजम्पशन जितने दरख्त लगा रहे हैं उससे ज्यादा दरख्त काट रहे हो, क्या वो सस्टेनेबल कंजम्पशन है? वो अनसस्टेनेबल कंजम्पशन है। भाई खत्म हो गए तो फिर क्या करेंगे? दरख्त कहीं से साथ वाले प्लैनेट से बारो करेंगे? कहाँ मिलने हमें? नहीं मिलने। तो ये भी इसका इम्पैक्ट है, एक्सेसिव वेस्टेज एंड अनसस्टेनेबल। ये सारे जो हेडिंग्स है ना, ये नेगेटिव इंपैक्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। फुटप्रिंट का कंसेप्ट ही यही है कि नेगेटिव इंपैक्ट। फिर इसके बाद अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करना जो कि लॉन्ग टर्म में नहीं की जाए। जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हासिल करने के लिए ऐसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना जिससे लैंड की फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म में वो रिड्यूस हो जाए, अनसस्टेनेबल। ठीक है, एक ही फसल, आपके ख्याल में क्या बेहतर है कि एक ही क्रॉप, एक ही फसल जो है वो एक जमीन के ऊपर बार बार उगाई जाए, या कि उसमें वेरिएशन लाई जाए? क्या बेहतर?
वेरिएशन आ जाए। ये ऐसी है जैसे हर रोज हम एक जैसा खाना खाएं, ये बेहतर है कि खाना बदल बदल के खाएं, बदल बदल के खाएं। ये लैंड की फर्टिलिटी में भी यही रूल अप्लाई होता है। तो अगर किसान एक ही जैसी, क्योंकि वो आसान है शायद उनके लिए, वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं होगी, लैंड का जो फर्टिलिटी रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये कुछ फैक्टर्स थे फुटप्रिंट से, कौन से, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये सारी की सारी नेगेटिव चीजें थी, प्रॉब्लम्स थी, समझ आई आपको। जरा एक दफा सिर्फ हेडिंग पढ़नी है, हेडिंग, आगे डिटेल नहीं पढ़नी, सिर्फ हेडिंग पढ़ के देखें क्या आपको एनवायरमेंटल फुटप्रिंट समझ आते हैं क्या है। शाबाश, ऑनलाइन वाले सोर्स पे पढ़िए, शाबाश, पास कीजिएगा थोड़ी जी। उम्मीद है रीडिंग कर ली होगी आपने, कंसेप्ट समझ आ गए। हेडिंग पढ़ के ये पता चल रहा है कि ये इसी कैटेगरी में आना चाहिए और इसका इंपैक्ट नेगेटिव क्यों है, बस यही मकसद था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पिलर है हमारा, सेकंड पिलर एनवायरमेंटल के बाद, वो है सोशल पिलर। तो क्या बिजनेस एक्टिविटी का सोसाइटी में भी कोई इंपैक्ट है? इसको क्या नाम देंगे, सोशल फुटप्रिंट। सोशल फुटप्रिंट क्या है कि बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से समटाइम क्या होता है, पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। ठीक है, यानी अगर हम फर्ज कीजिए सोसाइटी की केयर ना करें, हम सिर्फ अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करते जाएं, तो क्या जो एम्प्लॉय है वो कभी अमीर हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा, वो गरीब का गरीब ही रहेगा अगर उसे बेहतर अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड ना करें। ठीक है, ये है पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्या है, सोशल एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस। सोशल एक्सक्लूजन इनजस्टिस का मतलब क्या है, जैसे बिजनेस एक्टिविटी में अगर कोई पोस्ट है उसमें किसी खास जो है एथनिसिटी या किसी खास इलाके के लोगों को एक्सक्लूड कर देना, कि भाई अमेरिका के अंदर फॉर एग्जांपल ये जो जॉब पोजीशन है यहाँ पे किसी एशियन बंदे को हमने अपॉइंट नहीं करना, या सम टाइम जेंडर बेस के ऊपर फीमेल्स को एक्सक्लूड कर देना कि यहाँ पे फीमेल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी इस कैटेगरी के अंदर। ये है हमारा सोशल एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस। क्या बिजनेस इस तरह की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं या उनके प्रैक्टिसेस का इंपैक्ट हो सकता है? यस, कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सोशल फुटप्रिंट है। और क्या, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, के जो एम्प्लॉयज हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज अगर उनको सपोर्ट ना करें, अगर बिजनेस एक्टिविटीज में सोशल एलिमेंट ना हो, तो फिर अगला इंपैक्ट क्या होगा? नेक्स्ट है, सो कंसीडर नहीं कर रहे एम्प्लॉयज को, हम ऊपर हमने बताया एम्प्लॉयज को बेहतर सैलरी नहीं दे रहे, फिर हमने बताया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं है। ये क्या था, एम्प्लॉयज को हम बेहतर सैलरी नहीं दे रहे, वो गरीब होते जा रहे हैं। यहां नीचे क्या है, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब सबके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नीचे क्या, सोशल एलिमेंट को अगर इग्नोर करेंगे हम, तो हमने क्या किया, जो एसेंशियल सर्विसेज है जैसे हेल्थ सर्विसेज, जैसे एजुकेशन सर्विसेज, ये हम प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे, तो एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी सोसाइटी के। सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे अगर जो गुड प्रैक्टिसेस, गुड गवर्नेंस को फॉलो नहीं करेंगे कंट्री के, क्योंकि देखिए जो बड़े बिजनेस हैं इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, गुड गवर्नेंस को इंश्योर कर सके। ये चोरी शिकारी के लिए जाहिर है अगर इसको रोकना है, सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा। सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए पुलिस का निज़ाम रखना है, उसके लिए सैलरीज वगैरह चाहिए। अगर बिजनेसेस इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या गुड गवर्नेंस इंश्योर की जा सकती है? नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस का इशू हो सकता है अगर बिजनेसमैन ये सोचे कि सिर्फ मैं अपना प्रॉफिट ले जाऊं, मुझे बाकियों की सिक्योरिटी से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी इशू राइज। फिर क्या, लैक ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड वेलबींग, हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, स्किल सेट बढ़ाने पे काम ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं जो हमारा एम्प्लॉय है वो हमेशा हमारा एम्प्लॉय रहे, ऐसा ना हो नई चीजें सीख के वो खुद भी हमारा कंपेटिटर बन जाए, ये भी बात का सोच होती है। ठीक है, या एम्प्लॉयज की स्किल को इंप्रूव करने के लिए काम नहीं करे, क्यों? उसमें पैसे लगेंगे तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो पिलर है वो डाउन चला जाएगा। हमने वहां से पैसे बचाए तो क्या अब कम्युनिटी डेवलप हो सकेगी, वेलबींग में काम हो सकेगा? नहीं। हमने सोसाइटी एम्प्लॉयज के लिए जगह क्रिएट जरूर की कि फैक्ट्री के करीब उनके रहने के लिए जगह बन जाए, वहां के पार्क कोई नहीं बनाया,
पार्क नहीं बनाया तो क्या उनकी हेल्थ पे असर पड़ेगा इस चीज का? यस, वेल बीइंग कंप्रोमाइज होगी। अगर वर्किंग आवर्स एप्रोप्रिएट नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो इसका भी कौन सा इंपैक्ट होगा? इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल या सोशल? सोशल इंपैक्ट होगा। तो लैक ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग। तो ये हमारे इंपैक्ट सारे कौन से हैं? सोशल फुटप्रिंट। एग्री करते हैं? जरा एक बार फिर से देखते हैं। सोशल फुटप्रिंट का मतलब क्या है कि बिजनेस एक्टिविटी का सोसाइटी पे, लोगों पे क्या असर पड़ेगा? क्या बिजनेस एक्टिविटी के लोगों पे, उनकी जिंदगियों पे असरात होते हैं? डिफरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस के क्या असरात हो सकते हैं? पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है। बिजनेस प्रैक्टिसेस अगर आप उनके साथ रिम्यूनरेशन उनकी फेयर नहीं रखते तो वो गुर्बत में इजाफा होगा, पॉवर्टी में। सोशल एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस, सबको काम करने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। ये कुछ बिजनेस प्रैक्टिसेस में अगर आप डिस्क्रिमिनेशन हो तो ये होगा। एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, अगर बिजनेस सोसाइटी को सपोर्ट नहीं करेगा तो लोगों के लिए जो जरूरी सहूलियात है वो भी मैसर नहीं। जरूरी सहूलियात कौन सी हो सकती हैं? हेल्थ हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, और सिक्योरिटी, ये भी एक तरह से एसेंशियल सर्विस है। बिजनेस क्या सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस को सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वाया गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, टैक्सेस दें, और गवर्नमेंट इनडायरेक्टली फिर उस इलाके, क्योंकि सिक्योरिटी का निजाम अमूमी तौर पे गवर्नमेंट के जिम्मे होता है, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेसेस पे डिपेंड कर रही होती है। बिजनेस में टैक्स प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो गुड गवर्नेंस को इंश्योर करेंगे। और नेक्स्ट, लैक ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड वेलबींग, अगर डिफरेंट कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के स्किल सेट को इंप्रूव करने के लिए कोर्सेज नहीं बनाएंगी, लॉन्च नहीं करेंगी, तो एम्प्लॉइज के लिए आगे बढ़ने के मौके नहीं होंगे। ये है बिजनेसेस एक्टिविटीज का सोशल फुटप्रिंट। बिल्कुल समझ आया? प्रॉब्लम समझ आ रही है? चलिए अगेन, ये मुश्किल तो नहीं था। देखिए, इन्वायरमेंट समझना थोड़ा सा आपके लिए, इन्वायरमेंट वाला जो पिलर है ना, ये आपके लिए थोड़ा सा टेक्निकल होगा। इसमें कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जो शायद आपके लिए नहीं हो। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम टर्म्स आपको क्लास में समझा दूं, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई ऐसी टर्म मिलती है जो शायद इन्वायरमेंटल वाले सेक्शन में खास तौर पे मिलेगी, तो वो आपने फिर गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह लिखा फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब है। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है कि वो फ्यूल जो कि है ये हमारा, हाँ जी, हाँ जी, और जो ट्रेडिशनल फ्यूल सिस्टम है, ये फॉसिल फ्यूल ट्रेडिशनल फ्यूल सिस्टम की तरह रेफर है, जैसे कोयले से, जैसे गैस से, जैसे पेट्रोल के जरिए से आप इसको इनपुट करते हैं अपनी फैक्ट्रीज को, उससे रिलेट करता है। और जो साइंस के स्टूडेंट है तो वो समझते होंगे कि वो जो डिकम्पोजिशन से डेड बॉडीज वगैरह। तो अगर कोई इस तरह की टर्म्स आपको मिले तो आपने क्या करना है, गूगल पे उसका मीनिंग सर्च कर लेना है। डन। अगेन आपको 3 मिनट दिए जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, रीड करना है सोशल फुटप्रिंट। सोशल फुटप्रिंट का कंसेप्ट क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज का सोसाइटी पे, सोसाइटी में रहने वाले लोगों पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इस माइंडसेट के साथ आपने सिर्फ हेडिंग पढ़नी है और अपने जहन में लेके आना है कि इसका इंपैक्ट जहन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आगे डिटेल अभी नहीं पढ़नी। स्टार्ट कीजिए रीडिंग, पॉज कीजिए जी। रीडिंग कर लिया आपने? मेन कंसेप्ट मैच हो रहे हैं। पहले हमने सस्टेनेबिलिटी से स्टार्ट किया। सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं और हर पिलर के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटी की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है हम वो पढ़ रहे हैं। जो तीसरा और लास्ट पिलर है हमारा वो है इकोनॉमिक पिलर। बिजनेस एक्टिविटीज जो है क्या उनके इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट होते हैं? बिल्कुल इकोनॉमी पे इंपैक्ट है, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के, डिफरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस के। क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? इसको यूं कह सकते हैं कि बिजनेस का इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि समटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी बिजनेसमैन के कॉन्फिडेंस पे क्या इंपैक्ट होता है, यूं भी इसको कह सकते हैं। तो बिजनेसेस जो हैं वो इफेक्ट होते हैं कैसे? रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अच्छा, अब बिजनेसमैन क्यों परेशान है? बिजनेसमैन से पूछा भैया आपको क्या इशू है? बिजनेसमैन ने बोला सर बिजनेस करते हुए मेरा इशू ये है कि मैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं। हमने कहा तो तुम्हें सस्ते में पड़ रहे हैं नॉन रिन्यूएबल, वरना तो सोलर एनर्जी वाली ऑप्शन। कहने लगा हाँ बिल्कुल मेरी कोशिश है कि मैं उस तरफ जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल करूंगा तो ये बहुत अरसे तक मेरे लिए अवेलेबल, मेरे पास अवेलेबल नहीं होंगे।
तो बिजनेसेस का डिपेंड करना ज्यादा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज्यादा इस्तेमाल करना, ये एनवायरनमेंट के लिए तो नेगेटिव है ही है, ये बिजनेस के अपने लिए भी नेगेटिव है। बिजनेस के अपने लिए क्यों नेगेटिव है? अल्टीमेटली बिजनेस के लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्या अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बिजनेस के लिए एक प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। बिजनेस कहता है सर जी काम के बंदे ढूंढने निकल रहे हैं तो काम करने वाला कोई पर्सन नहीं मिलता, पर्सन काम करने के लिए तैयार है, उसके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्या ये भी एक इकोनॉमिक इशू है, फुटप्रिंट है एक ना? बिल्कुल। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के, अच्छा ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कंपनी की नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी की है। जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होती है तो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जैसे अचानक से कोई ऐसी रेगुलेशंस आ जाए जो बिजनेस को अफेक्ट करें, स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ सामने आई और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो क्रैश कर गई, तो इस चीज तरह की एक्टिविटी से बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अगर है मार्केट के अंदर, ये भी बिजनेसमैन को इफेक्ट करेगी। ये इकोनॉमिक चैलेंजेस को समझने के लिए ना आपने अपने जहन में बिजनेसमैन बन जाना है कि एज बिजनेसमैन हमें क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, फिर ये समझ आएगा। इसको एनवायरनमेंट से रिलेट ना कीजिएगा, बिजनेस के रिलेट कि बिजनेसमैन के लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है। नेक्स्ट, अनसस्टेनेबल डेट लेवल, बिजनेस बहुत ज्यादा डेट हासिल कर ले और वो डेट ऐसे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो कि प्रोडक्टिव नहीं है। या तो डेट की जो है वो क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि बिजनेस उसको रिपेयर करने के काबिल ना हो, या अगर डेट लिया तो वो ऐसे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिसके लिए, जैसे शायद मैंने क्लास में पहले कभी बात की थी कि वो जो हमारे किसान हजरात अक्सर जब वो लोन लेते हैं तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोन ये कह के लेते हैं कि फसलों के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने मशीनरी खरीदनी है, लेकिन समटाइम कभी बच्चों की शादी के लिए, कभी बच्चों की तालीम के लिए वो खर्च कर देते हैं। तो ये डेट लिया लेकिन अनसस्टेनेबल है, यानी या तो वापस नहीं कर सकते या उसे नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज कर दिया, ये भी एक चैलेंज है। नेक्स्ट के हमारा जो डेट है, हमने अपने बिजनेस कंपनी के लिए डेट लिया और हम उसको अब रीपे नहीं कर पा सकते। मायोपिया, मायोपिया का मतलब क्या है? ये शॉर्ट टर्म होना। शॉर्ट टर्म का मतलब आप अपने डिसीजन करते हुए शॉर्ट टर्म गोल्स को प्रेफरेंस दें और लॉन्ग टर्म गोल्स को पीछे कर दें। जैसे गवर्नमेंट है वो या एक कंपनी है, ये गवर्नमेंट और कंपनीज दोनों में ये प्रॉब्लम होती है मायोपिया की। क्या प्रॉब्लम? के फैसले करते हुए, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए शॉर्ट टर्म को सामने रखेंगे, लॉन्ग टर्म को नहीं। बिजनेसमैन कहेगा कि सर मेरा इस साल का अर्निंग पर शेयर ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, अगले साल की बाद में देखेंगे। गवर्नमेंट है वो ये सोचे कि भाई इस साल को ऐसा प्रोजेक्ट हम लगाएं जो कि लोगों को फौरी तौर पे नजर आना शुरू हो जाए, ऐसा प्रोजेक्ट जो शायद ज्यादा अहम है लेकिन उसका इंपैक्ट अगर 3-4 साल बाद नजर आएगा तो वो प्रोजेक्ट हमारे लिए अहम नहीं है, क्योंकि वो लोगों को अभी पता नहीं चलेगा, इलेक्शन अगले साल है तो लोग ये समझेंगे हमने कोई काम नहीं किया। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि इकोनॉमिक डिसीजन करते हुए शॉर्ट टर्म को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, लॉन्ग टर्म बाद। ये प्रॉब्लम भी क्लियर होगी आपको। अच्छा, हमने अभी तक क्या पढ़ा बताइए? सस्टेनेबिलिटी, 3 पिलर, हर पिलर के अंदर फुटप्रिंट्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या। अब क्या करना वाला हमने, उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए ये सोल्यूशन आपने कैसे थे, याद रखें, कोशिश करनी है इसको आपने मेमोराइज ना करें। ये जो सोल्यूशन है, प्रॉब्लम्स को मेमोराइज करना है, लास्ट में हेडिंग्स मेमोराइज करनी है, लेकिन ये इसके बाद जो नीचे सोल्यूशन दिए हुए इनको मेमोराइज नहीं करना, इनको क्या करना है, इनको रीड करना है। रीड करते जाएंगे, ज्यादातर समझ आती जाएगी। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए स्टार्ट करते हैं, इसमें ज्यादातर फैक्टर सिर्फ रीडिंग करने से समझ आ जाएगी। पोल्यूशन, और आप इसमें अपनी तरफ से भी फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं। सम टाइम कुछ जगहों पे आपको फैक्टर सोल्यूशन रिपीट होते भी नजर आएंगे। पोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? इन्फोर्स पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन, गवर्नमेंट को चाहिए, क्या चाहिए गवर्नमेंट को? अब आपने क्या देखना है कि क्या ये जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम को हल करेंगे कि नहीं। जो हेडिंग में इन्फोर्स पोल्यूशन, क्या गवर्नमेंट पोल्यूशन रेगुलेशन को इन्फोर्स कर सकती है? बिल्कुल। कि जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों में स्टार्ट होने लगेगी तो ये फैक्ट्रीज नहीं चलेगी, ईंटें बनाने वाली फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, पाबंदी लगा दी।
पोल्यूशन कंट्रोल है। यूज क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज करें? क्लीनर कौन सी? फॉर एग्जाम्पल जो कि पोल्यूशन जिसमें यूज ना हो, जैसे आपने ऑयल कोयले से आप फैक्ट्री ना चलाएं, बल्कि कैसे चलाएं? सोलर के जरिए से। या अगर कोयले से फैक्ट्री चला भी रहे हैं तो फिर फिल्टर इंस्टॉल करें जिससे पोल्यूशन एनवायरनमेंट में ना जाए। बिल्ड एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ऐसा नहीं जितनी भी वेस्ट हुई साथ ही करीब नहर में डाल दी, ठीक है, या क्या किया हमने, वो गड्ढा खोदा उसमें डाल दी, बल्कि क्या करना चाहिए? वेस्ट की कैटेगरीज बनानी चाहिए। जो वेस्ट रीयूज हो सकती है उसको रीयूज करना चाहिए। एग्री नहीं करते आप? किस बात से एग्री करते हैं हमारे? किसको रीयूज करना चाहिए? जो रिसोर्सेज, जो वेस्टेज आपकी रीयूजेबल है। आपने अक्सर हॉस्पिटल में देखा होगा, वहां पे उन्होंने डिफरेंट जो है वो डब्बे बनाए होते हैं कि भैया वेस्ट की टाइप, अगर मेडिकल टाइप की है तो वो इस जगह पे डालें, और अगर जो अदर वेस्टेज है वो दूसरा। ये किस लिए? ताकि जो रीयूज हो सकती है उसको आप रीयूज करें। नेक्स्ट, इनकरेज इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कार्बन टैक्सेस एंड कैप एंड ट्रेड सिस्टम। कार्बन टैक्सेस का मतलब क्या है? कार्बन टैक्सेस का मतलब है जो फैक्ट्रीज कार्बन एमिट कर रही है उन पे टैक्सेस लगाए जाए, ताकि उन्हें पता हो कि जितनी कार्बन वो एनवायरनमेंट में वो फैलाएंगे उनके बदले में उनको उतनी पेमेंट करनी पड़ेगी, ताकि वो टैक्स की बजाय ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाए कि कार्बन एनवायरनमेंट में इमिट ना हो। क्लाइमेट चेंज को और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स। कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट्स करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट मशहूर है इस बारे में, जिसमें कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे से एग्री किया, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है ना वो पूरी दुनिया का इफेक्ट होगा। अगर पाकिस्तान में एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ पाकिस्तान इफेक्ट होगा, इससे पूरी दुनिया इफेक्ट होगी अल्टीमेटली। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की। शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो, इस पे नॉन रिन्यूएबल की बजाय अपनी फैक्ट्रीज को, प्रोडक्शन प्रोसेस को रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करें। एनर्जी एफिशिएंसी, रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, यानी सोलर के ऊपर जाए, कोयले से फैक्ट्री चलाना खत्म कर दें, पेट्रोल से शिफ्ट करके अदर टेक्नोलॉजीज की तरफ आ जाए। क्लाइमेट चेंज को क्या ये कंट्रोल करेंगे सजेशंस? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं? देखिए अर्थ है ना, इस पे सिर्फ हमारा हक नहीं है भाई, जानवरों का भी तो इस जमीन पे हक है, क्या उनको रहने का? और वो हमारे इकोसिस्टम को किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपने फेमस सुना का बटरफ्लाई इफेक्ट, ठीक है, कि अगर कोई बटरफ्लाई जो है वो खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद दुनिया जो है वो चंद साल तक रहेगी, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन हर मखलूक जो अल्लाह ताला ने बनाई है वो कोई ना कोई काम कर रही है। तो हमें सारी इन जितनी भी स्पीशीज है इनको प्रोटेक्ट करना है। ये बायोडाइवर्सिटी का बेसिक कंसेप्ट यही है। कैसे कर सकते हैं? प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी किस वजह से होती है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। दरख्त काट दें तो दरख्त के साथ ही बहुत से ऐसे जानवर हैं जो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं फॉरेस्ट पे, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एरियाज, कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम? एरियाज प्रोटेक्ट करें। वाइल्ड लाइफ रिजर्व, यानी आप बता दें कि भाई ये वाला एरिया है, जैसे ये जंगल है, इसमें दरख्त काटना मना है, इस जगह पे शिकार खेलना मना है। इससे क्या होगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट होगी। एंटी पोचिंग एंड कंजर्वेशन लॉस, ठीक है। एंटी पोचिंग का मतलब वही कि शिकार नहीं खेल सकते आप जानवर को लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। फॉरेस्टेशन एंड ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम, दरख्त लगाने का क्या शजरकारी मुहिम उसका आगाज करें। रिस्टोर नेचुरल एरिया, ऐसे एरिया जहां पे किसी वजह से अब वो रहने के काबिल नहीं है या वहां पे काश्तकारी के काबिल नहीं है, उन्हें दोबारा फसलें उगाने के काबिल बनाया जाए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के जरिए से। तो इन तरीके से क्या कर सकते हैं हम? जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या थी एनवायरनमेंट? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे इसको इंश्योर करें हम? कंट्रोल कैसे करें? रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट, कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो जिम्मेदारी के साथ करें, जो जिस जगह जरूरी हो, जितने रिसोर्सेज जरूरी हो वहां पे यूज करें, वरना नेचुरल रिसोर्सेज को यूज ना करें। नेचुरल रिसोर्सेज मिनिमम यूज करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज्यादा यूज करें। रेगुलेट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ऐसा नहीं है कि किसान जो है वो जितनी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो निकाल के
अपनी इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, बल्कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए कि वाटर मैनेजमेंट के ज़रिए से कि कितनी वाटर सप्लाई ज़रूरी है, वो सप्लाई प्रोवाइड की जाए। सस्टेनेबल फिशिंग एंड माइनिंग प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करें जो सस्टेनेबल हो, यानी अगर मछलियाँ पकड़ने हैं फॉर एग्जांपल, तो बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ लें, लेकिन छोटी मछलियाँ क्या है वो ना पकड़ें, वो कल को पकड़ लेंगे, ठीक है। ये क्या है, सस्टेनेबल रहे, ताकि उनकी भी ग्रोथ होती रहे। इसी तरह माइनिंग प्रैक्टिसेस है, अगर किसी जगह से फॉर एग्जांपल माइनिंग की आपने, तो उसके बाद क्या लैंड को रिस्टोर करना चाहिए, बिल्कुल रिस्टोर करना चाहिए, ताकि वो अदर पर्पसेस के लिए यूज हो सके अगर माइनिंग है। एक्सेसिव वेस्ट एंड अनसस्टेनेबल कंजम्पशन, एक्सेसिव वेस्ट को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले उसने वही सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया, यानी क्या 3R, कौन कौन से? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस का क्या मतलब है कि आप इस्तेमाल ही कम करें, सिर्फ नेसेसिटी, जहां जरूरत हो वहां पे आपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। रीयूज का मतलब क्या है, एक रिसोर्स अगर बार बार इस्तेमाल हो सकता है तो उसे बार बार इस्तेमाल करें, जैसे वो शॉपिंग बैग की एग्जांपल। रिसाइकिल का मतलब क्या है, अगर उसको दोबारा, अगर उसकी लाइफ पूरी हो गई है, उसको डीकंपोज करके उसके कुछ एलिमेंट्स अगर दोबारा यूज हो सकते हैं यूज कीजिए। अक्सर आपने देखा प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लिखा होता है रिसाइकिलेबल या रिसाइकल्ड, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। रिसोर्सेज का बैन आर हैवी टैक्स ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग का अगर इस्तेमाल करना है तो उस पर बैन कर दिया जाए, जैसे वो कोर्ट ने बैन किया हुआ था। और अगर इस्तेमाल करना है तो टैक्स लगाया जाए, यानी उनकी प्राइस कंज्यूमर से वसूल की जाए। अगर कंज्यूमर से प्राइस या ज्यादा प्राइस वसूल की जाएगी, कंज्यूमर की पता होगा कि मैंने घर से अपना थैला लेके जाना है, शॉपिंग बैग इस्तेमाल नहीं करना, और उसी का अगर शॉपिंग बैग ले भी लिया एक दफा, उसी को रीयूज करना है, वरना दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिजाइन एंड ग्रीन पैकेजिंग, ठीक है, जो ग्रीन पैकेजिंग को इंश्योर करे, यानी पैकिंग मटेरियल ऐसा हो जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को आपने डिस्करेज करना है। कैसे डिस्करेज करना है? रीजनरेटिव फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, रीजनरेटिव फार्मिंग अप्रोच। रीजनरेटिव फार्मिंग अप्रोच का मतलब क्या है, ये आगे उसने अप्रोचेस बताई हुई हैं। क्रॉप रोटेशन यानी 12 महीनों में 3 महीने में एक फसल उगाएं, 6 महीने में एक, अगले 3 महीनों में एक, ठीक है। फिर उसके बाद कवर क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग का मतलब क्या है, एक फसल आपने काट ली, उसके बाद अगली फसल उगाने से पहले महीना 2 महीने है, अगर लैंड वहां पे रहेगी, उसमें भी आपने कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऐसी चीजें उगानी है जिनकी वजह से वो जमीन कवर्ड रहे, ठीक है। रिड्यूस टिलेज, कोई बहुत ज्यादा आपने जमीन में खुदाई नहीं करनी। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग का मतलब भी है कि ज्यादा खुदाई आपने नहीं करनी, और इसमें था कंपोस्टिंग का मेरे ज़हन से निकल गया। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल को आपने चेंज करते रहना है। कवर क्रॉपिंग, उसको कवर करना है लैंड को जब आप फसल प्रोड्यूस नहीं कर रहे। टिलेज का मतलब जमीन में ज्यादा खुदाई। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग देखिए क्या मतलब है इसका, जरा गूगल सर्च करें। हाँ, जो वेस्टेज है, हाँ बिल्कुल, वो जो फॉर एग्जांपल वो जो आपने जब फसल को काटा तो उसके बाद कुछ वेस्टेज होती है, उस वेस्टेज को फेंकना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उसको रीयूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीवोल्टिक्स। एग्रीवोल्टिक्स का मतलब क्या, क्रॉप्स को आपने सोलर पावर के जरिए से, जहां पे जरूरत होगी, जैसे अगर ट्यूबवेल चलाने हैं तो वो सोलर पावर के जरिए से चलाइए। ट्रेन फार्मर्स ऑन ऑर्गेनिक मेथड, ऐसे मेथड जो कि केमिकल से पाक हो, मतलब केमिकल्स की वजह से प्रोडक्शन तो शायद ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो जमीन की फर्टिलिटी है उसमें नेगेटिव इंपैक्ट होता है। प्रमोट नेचुरल फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर का प्रमोट करें। तो ये क्या इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मेथड समझ आ रहे हैं? इनमें से कुछ थोड़े से शायद आपके लिए टर्म्स डिफिकल्ट होगी, मेरे अपने लिए टर्म्स कुछ डिफिकल्ट थी, लेकिन जब आप उनको 2-3 दफा पढ़ेंगे तो आप इनके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट पिलर, सोशल सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या क्या हमारे नेगेटिव फुटप्रिंट्स थे? पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी, कैसे इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं पॉवर्टी को। अब ये बाकी का काम आसान है, एनवायरमेंटल वाला मैं बताया थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी साबित हो सकते हैं कुछ इसमें जो कोर्स ऑफ एक्शन है, बाकी आसान। सोशल वेलफेयर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर प्रोग्राम, गवर्नमेंट की तरफ से जैसे बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके जरिए से पॉवर्टी को, सोशल इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। यानी जो गरीब लोग हैं इसमें क्या होगा, बेसिकली उनको माली इमदाद फराहम की जाएगी।
टैक्स रिफॉर्म्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए अमीरों से पैसे लें और गरीबों को दे, ऐसा ना हो कि गरीबों से पैसे ले और अमीरों को दे, ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेगमेंट, किसी एक सेगमेंट, जैसे ये नहीं सिर्फ इंडस्ट्रियल सेगमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट के साथ एग्रीकल्चर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए। कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं वो प्रो एग्रीकल्चर होती हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करती हैं, कुछ ऐसी होती है जो इंडस्ट्रियल होती हैं। जैसे पाकिस्तान में जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, इनके बारे में ये परसेप्शन है कि ये प्रो एग्रीकल्चर पार्टी है, इनके दौर में जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रमोट होती है, और जो पीएमएल है इसके बारे में परसेप्शन ये है कि ये प्रो इंडस्ट्रियल है, इनके दौर में जो इंडस्ट्रियल जो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो क्या करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, दोनों को इंक्लूड करें, बैलेंस, दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। सोशल एक्सक्लूजन कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी जो हमारी सोसाइटी का एक सेगमेंट है, जेंडर है, वो अपॉर्चुनिटी से महरूम ना हो। जॉब एंड एजुकेशन कोटा फॉर कोटा सिस्टम के जरिए से, ताकि कोटा रखा होगा तो इसका मतलब है सोसाइटी के हर सेगमेंट की रिप्रेजेंटेशन होगी। लीगल रिफॉर्म्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कंपनी के लिए जरूरी हो, जैसे पाकिस्तान में अब ये लाजमी हो गया कि जो लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फीमेल रिप्रेजेंटेशन होगी, अब ये लाजमी है। तो ये क्या है, ये सोशल एक्सक्लूजन जो था, वरना अमूमी तौर पर अगर इससे पहले आप देखें तो बहुत कम ऐसा होता था कि फीमेल जो है वो लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नजर आया, लेकिन अब लाजमी कोटा हो गया, रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब जो सोशल एक्सक्लूजन या इनजस्टिस था वो खत्म हो गया, कम हो गया। एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज कैसे पहुंचाई जाए, एसेंशियल सर्विसेज से क्या मुराद है भला, कि हमने सोसाइटी तक, एम्प्लॉइज तक, लोगों तक जरूरी सहूलियात पहुंचानी है। कौन सी वाली जरूरी सहूलियात, एजुकेशन की, हेल्थ की। कैसे कर सकते हैं, पब्लिक बेसिक नीड्स पे स्पेंडिंग करके, पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल बनाए, इसके फिर पब्लिक प्राइवेट स्कूल पार्टनरशिप, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके स्कूल चलाए, यानी जगह गवर्नमेंट की बिल्डिंग, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को कहती है आप अपना सिस्टम लेके आए, आप अपने स्टाफ लेके आए और अब इस स्कूल को रन करें। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट का मकसद भी पूरा हो गया। यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, भाई सिर्फ आईडी कार्ड जरूरी है, पूरे पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं आपको हेल्थ सर्विसेज मिल जाएंगे। सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, डिजिटल ट्रांसफर, डिजिटलाइजेशन के जरिए से, सिटीजन फीडबैक सिस्टम, स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी, रिहेबिलिटेट कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड। ये कुछ थोड़ा अजीब सी उसने एग्जांपल दी हैं। बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि गवर्नमेंट किस तरीके से लॉलेसनेस, करप्शन को और वीक इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करें। आपके ख्याल में गवर्नमेंट सिक्योर, इस एग्जांपल को छोड़िए, अपनी एग्जांपल बताइए, गवर्नमेंट कैसे सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस को इंश्योर कर सकती है, कैसे? हाँ, लॉज की इंप्लीमेंटेशन जो है उसको इंश्योर किया जाए, कोर्ट सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्म्स लेके आई जाए, पुलिस सिस्टम इंप्रूव किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो वायलेशंस को पेनलाइज किया जाए, जो भी वायलेशंस होती हैं, लॉज की वायलेशन, इन तरीकों से सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस को कंट्रोल, क्योंकि ये जो उसने इसमें एग्जांपल्स दिया ना, ये डायरेक्टली क्लियर नहीं कर रही कि कैसे सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस को ये इंश्योर करेगी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड वेलबींग, कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं है, क्या करें, कम्युनिटी डेवलप कैसे करना चाहिए? डिफरेंट कंपनीज और गवर्नमेंट प्रोग्राम ऐसे चलाए टेक्निकल नॉलेज के, टेक्निकल एजुकेशन से, जिनसे लोगों का स्किल सेट इंप्रूव हो। अप्रेंटिसशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जैसे पंजाब में क्या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, या वो टेवटा जो है, इसी तरह डिफरेंट कंपनीज भी एजुकेशनल प्रोग्राम जो है, खासतौर पे आजकल वो आईटी के प्रोग्राम जो है वो कंपनीज खासे प्रमोट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी फाइनेंस होती है। प्रमोट वुमेन इन वर्कफोर्स, वर्कफोर्स में वुमेन को प्रमोट किया जाए। प्रिजर्व हेरिटेज साइट्स, ऐसी साइट्स जो तारीखी मकामात हैं उनको प्रिजर्व करना है, ठीक है, ये वेलबींग के लिए जरूरी है। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड वेलबींग दोनों देखना है। वेलबींग के लिए तारीखी मकामात या सैरो तफरी करने के लिए जो जगह हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। ऐसा ना हो वहां पे भी आपने पार्क है, पार्क की जगह पे आपने कोई बड़ी फैक्ट्री या बिजनेस बिल्डिंग के लिए इजाजत दे दी। कह रहा है ऐसे नहीं करना, प्रिजर्व करना है हेरिटेज साइट्स को, ऐसी साइट्स को जो लोगों की वेलबींग के लिए जरूरी है, जैसे नेशनल पार्क्स है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए से कम्युनिटी वेलबींग कैसे इंश्योर होगी, कम्युनिटी डेवलपमेंट?
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, यानी हाउसिंग सोसाइटी के जरिए से, ताकि एक ही जगह पे लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की सके, शायद ये पर्पस होगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट या वेलबींग को इंश्योर करता है, बता सकते हैं? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो शहर में सड़कों का निजाम है उसको इंप्रूव किया जाए। हाँ, ये भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, क्या क्या प्रॉब्लम थी? रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, क्या हल है? एनर्जी एफिशिएंसी, प्रॉब्लम क्या थी भला? अब ये नेक्स्ट हमारा थर्ड हमारा पिलर आ गया। थर्ड पिलर क्या था? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में पहला फुटप्रिंट क्या था? रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। क्या करें, हल क्या है भाई? रिन्यूएबल सोर्सेज पे शिफ्ट हो जाएं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स, अगर नॉन रिन्यूएबल यूज करना ही है, उन्हें एफिशिएंट वे में यूज किया जाए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऐसी हों जो सस्टेनेबल हैं और इको फ्रेंडली। तो अगर बिजनेस की रिलायंस है नॉन रिन्यूएबल पे, कैसे हम इस प्रॉब्लम को इंश्योर करेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी रिन्यूएबल पे शिफ्ट करें, सेकंड प्रायोरिटी नॉन रिन्यूएबल का यूज कम कर दें, वेस्टेज को रिड्यूस कर दें, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें। अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे? अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करें, लोगों को कहें कि आप अपना काम कीजिए, उनका स्किल सेट इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? एकेडमिक नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल के दरमियान में क्या, यानी लोगों को वो सिखाए जो प्रैक्टिस में हो रहा है, वो नहीं कि किताब कुछ और सिखा रही है, प्रैक्टिस में कुछ और चल रहा है। किताब पुरानी स्किल सिखा रही है, 20 साल पुरानी, प्रैक्टिस में इंडस्ट्री कहीं और पहुंच चुकी है। डिजिटल इकोनॉमी स्किल्स को प्रमोट करें, ताकि लेटेस्ट स्किल्स आएगी लोगों में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को कैसे इंश्योर किया जाए? जैसे ये आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, फिस्कल पॉलिसीज हैं, उनके जरिए से हम फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, बूम की तरफ लेके जाते हैं रिसेशन से। स्ट्रेंथन एससीसीपी को स्ट्रेंथ किया जाए ताकि वो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करे, रिफॉर्म करे, उससे जो पावरफुल लोग कैपिटल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हैं, वो मैनिपुलेट ना कर सके। यहाँ पे वो रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी लगा रहा है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को रिड्यूस करना किसकी जिम्मेदारी होगी? रेगुलेटर्स की। ठीक है? और रेगुलेटर जैसे पाकिस्तान में एससीसीपी ने इस बारे में काम भी किया, इन्वेस्टर्स को बहुत सी जो फ्रॉडुलेंट स्कीम्स होती हैं उससे अवेयरनेस क्रिएट करता है एससीसीपी। कभी कभार शायद आपको मैसेज भी आते हैं उस तरह के, लेकिन खासतौर पे जो आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे आपके गाइडेंस प्रोग्राम होते हैं जिनमें बताया जाता है कि किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह के स्टॉक से बचना है आपने। और स्टॉक के अलावा भी, कंपनीज के अलावा भी आपको बाज़ औक़ात डिफरेंट जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का झांसा देके लोग आपसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है? उसके बाद वो उसका रिटर्न जो है 1-2 महीने, 2-3 महीने रिटर्न मिलता है, फिर बाद में पता चलता है कि वो पार्टी भाग गई। तो इस तरह की जो फ्रॉडुलेंट स्कीम है, इससे अवेयरनेस क्रिएट करनी है। फाइनेंशियल सिस्टम को सिक्योर करना किसकी जिम्मेदारी लगाई उसने? गवर्नमेंट की। अनसस्टेनेबल डेट लेवल का मतलब क्या है? इतना ज्यादा डेट लेना कि जो कि सस्टेनेबली आप वापस ही नहीं कर सकते, या उसको ऐसे पर्पस के लिए यूज किया जो कि प्रोडक्टिव पर्पस नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? फिस्कल डिसिप्लिन, यानी एक्सटर्नल डेट, रिड्यूस एक्सटर्नल डेट फॉर नॉन एसेंशियल सब्सिडीज। ठीक है ना? अब ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है, हालांकि उसे यहाँ पे मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए थी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मान लो गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट जो है वो डेट ले रही है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, तो क्या करे? गवर्नमेंट उस डेट को इतना ज्यादा ना लेके वापस ना कर पाए, और गवर्नमेंट उस डेट को जब जो लोन लिया है ऐसे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करें जो कि फ्यूचर जो प्रमोट करे सिस्टम को विद इन द कंट्री, और फ्यूचर में जिससे उस डेट से बेनिफिट उठा के कंपनीज टैक्स गवर्नमेंट को दे, गवर्नमेंट उस टैक्स से लोन को वापस कर सके। ठीक है? एफबीआर डिजिटलाइज, ब्रॉडन टैक्स बेस, एक्सटर्नल डेट पे रिलाई करने के बजाय क्या करें? टैक्स के जरिए से यहाँ पे डेट लेवल से बचने के तरीके बता रहा है। डेट लेवल से बचने के क्या तरीके हैं? बहुत ज्यादा। पाकिस्तान कैसे बहुत ज्यादा जो हाई डेट लेवल है इससे बच सकता है? पहला, अपनी जो टैक्स बेस है इसको ब्रॉड करे,
यानी लोगों से जितना आप इंटरनल टैक्स जनरेट करेंगे उतना एक्सटर्नल बोरोइंग पे आपका जो रिलायंस है वो कम हो जाएगी। पहला तरीका ये। दूसरा क्या बताया कि आपने डेट को एसेंशियल चीजों के लिए तो सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करें, जैसे लोगों को पानी बिजली गैस प्रोवाइड करने के लिए तो इस्तेमाल करें। नॉन एसेंशियल चीज, ऐसी चीजें जो जरूरी नहीं है, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनका कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, उन पे उसको डेट को ना लगाए। भाई महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ली सरकारी ऑफिसर्स के लिए, तो ये क्या है, लोन लिया IMF से, लेकिन अगर उसका नॉन एसेंशियल यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, डेट का लेवल बढ़ता जाएगा। फिस्कल डिसिप्लिन कह रहा है IMF का जो एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी रिफॉर्म्स है, IMF जो सेशन देता है उसको पूरा करें, उन सेशन के ऊपर अमल करें। तो पाकिस्तान में अगर डेट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नंबर 1, अपना टैक्स बेस इंप्रूव करें और IMF की सजेशन पे अमल करें और गैर जरूरी अखराजात कम कर दीजिए। और मायोपिया हमने डिस्कस कर लिया, इसका मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म को प्रमोट करना, लॉन्ग टर्म को भूल जाना। ये थे हमारे 3 पिलर। कुछ समझ आए? 2-3 छोटे से कंसेप्ट है, छोटे से कंसेप्ट सिर्फ 5 मिनट में। ग्रीन फाइनेंसिंग। ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है? फाइनेंसिंग होता है लोन लेना। ग्रीन फाइनेंसिंग का मतलब है कि ऐसे बिजनेसेस को लोन दिया जाए जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। लफ्ज ग्रीन का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन कम हो रही है। बताइए, क्या बैंक्स को लोन देते हुए या जो भी इन्वेस्टर लोन देते हुए उसे ये ग्रीन एस्पेक्ट को कंसीडर करना चाहिए? ग्रीन मतलब एनवायरमेंटल। तो ग्रीन फाइनेंसिंग का कंसेप्ट यही है, लोन देंगे, साथ शर्त लगा देंगे, भैया अगर आपने एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट किया, हम आपस में एग्री कर लेते हैं लिमिट्स, अगर आपकी पोल्यूशन का लेवल उस लिमिट से कम हुआ, आपने इंटरेस्ट पे करना है 8%, और अगर उससे ज्यादा हुआ आप इंटरेस्ट पे करेंगे 12%। यह है ग्रीन फाइनेंसिंग। गुड थिंग है या बैड थिंग है? गुड थिंग भी है, बैड थिंग। गुड थिंग क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट होगा, कॉस्ट कम होगी। बैड थिंग क्या है? आप कंपनी को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, थर्ड पार्टी से ऑडिट भी करवाना पड़ेगा ताकि ये फिगर वेरीफाइड हो। बहरहाल ओवरऑल आपके ख्याल में ग्रीन फाइनेंसिंग गुड ऑप्शन या बैड ऑप्शन? गुड ऑप्शन। ठीक है, ये सिंपल है, ये टेक्निकल नहीं है ग्रीन फाइनेंसिंग। और फिर अब आपको पता है ग्रीन फाइनेंसिंग की आपने, एक तो वैसे भी अब कंपनीज के लिए भी जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है ये रिक्वायर्ड होती जा रही है। आपने शायद अकाउंटिंग में पढ़ा होगा सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी रिक्वायर्ड है। और अगर रिक्वायर्ड ना भी हो फिर भी ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए कंपनीज क्या करती हैं, करना पड़ता है कंपनी को अपना जितना भी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैं उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। जो फुटप्रिंट्स है, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स, उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। कंपनीज क्या को अब आज के दौर में क्या करना पड़ता है? अपनी जो एनवायरमेंटल प्रैक्टिस है उनका रिकॉर्ड रख के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। किस स्टैंडर्ड के मुताबिक? ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ठीक है, GRI स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी है। क्या ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के कुछ फायदे हैं? बिल्कुल, ये फायदे हैं। इंटरनल कुछ बेनिफिट्स है, कंपनी अपने एक्टिविटी से बेहतर अवेयर हो जाती है, रिस्क को एनालाइज कर लेती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में एनवायरमेंटल फैक्टर को कंसीडर किया जाता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड है वो पूरी हो जाएंगी। एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या होंगे? एनवायरमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट कम होगा, रेपुटेशन में इजाफा होगा। अगर कोई कंपनी रिपोर्टिंग करती है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से क्या होगा? जनरल पब्लिक को पता चलेगा ये कंप्लाई कर रही है एनवायरमेंटल लॉ से, ट्रस्ट में इजाफा होगा, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को अंदाजा होगा कि सिर्फ पैसे ही कुछ सब कुछ नहीं है, बल्कि हम सोसाइटी में कुछ इनटेंजिबल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है जी। और सोसाइटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंपनी का रोल बताने में हेल्प होगी। ये कुछ जनरल बेनिफिट्स हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है। ये इस तरह के कंसेप्ट ऐसे होते हैं, एक दफा पढ़ लें उसके बाद एग्जाम में बैठ के खुद से भी बनाने पड़ जाए ना, आप बना सकते हैं ये। लेकिन अहम चीज क्या है? आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें सीखी, एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, एक ग्रीन फाइनेंसिंग, और फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के एडवांटेजेस। एडवांटेजेस जनरल है, उसको साइड पे कर दें। ग्रीन फाइनेंसिंग टेक्निकल टर्म है लेकिन ये इजी है,
समझ आ जाए, इसको भी साइड पे कर दे। ये भी उम्मीद है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असल स्किल जो आपने सीखी वो क्या है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसके 3 पिलर, हर पिलर पे क्या फुटप्रिंट और उसका सोल्यूशन क्या है। फुटप्रिंट, और ये कैसे तैयार करना है? फुटप्रिंट्स आपने याद करने हैं, सोल्यूशन को कोशिश करना है कि 2-3 दफा रीड कर लें। कर लेंगे जी? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे खत्म करते हैं। असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।